जी बेटा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ वो ड्यूरेशन होता है जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रेडिएशंस एमिट करने के बाद आधा रह जाए, किसी दूसरे न्यूक्लियस में आधा चेंज हो जाए, तो वो टाइम जो रिक्वायर होता है उसे हाफ लाइफ बोलते हैं। तो हाफ लाइफ में अगर हम फर्ज कर लें कि रिमेनिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट की जाती है, रिमेनिंग आर ए फॉर रिमेनिंग अमाउंट है। रिमेनिंग अमाउंट किसकी इक्वल होती है? दैट इज ओरिजिनल अमाउंट जो आपको इनिशियली मिलेगी, ओरिजिनल अमाउंट रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ओ ए से मैं शो कर रहा हूँ। एक हाफ लाइफ बाद ये आधी रह जाएगी, दो हाफ लाइफ बाद आधी का भी आधा, तीन हाफ लाइफ के बाद आधी से आधी जो हुई है उसका भी आधा। तो ये 2 पे बार बार डिवाइड होगा, तो इसके ऊपर फिर n लिख देते हैं। यहाँ पे फिर हम डिफाइन कर देते हैं n इज बेसिकली द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। तो ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स अगर n है तो ये असल में हुआ टाइम। तो अगर कहा जाए n नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो कि टाइम है, इसका रिमेनिंग अमाउंट या अनडिकेड अमाउंट के साथ ग्राफ कैसा बनता है? तो अगर ग्राफ बनाया जाए तो वाई एक्सिस पे अगर मैं रिमेनिंग अमाउंट या अनडिकेड अमाउंट लूं, जिसे रिमेनिंग अमाउंट या अनडिकेड अमाउंट अगर लिया जाए और एक्स एक्सिस पे अगर टाइम लिया जाए, तो आप जानते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनता है। दिस इज एक्सपोनेंशियल कर्व। क्यों? आप देख रहे हैं n पावर है और पावर में टाइम आ रहा है, तो वेरिएबल जब पावर में आए तो ऐसी इक्वेशन को मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स अक्सर समझते हैं कि ऐसी इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि n अगर वेरिएबल पावर में है तो उसे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और एक्सपोनेंशियल इन दोनों का रिमेनिंग अमाउंट का और टाइम का अगर ग्राफ बनाया जाए तो इट विल बी एक्सपोनेंशियल ग्राफ, और इस तरह की कर्व आ जाती है। इट विल नेवर टच एक्स एक्सिस, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस एक्सपोनेंशियल कर्व को हम दूसरा नाम देते हैं डिके कर्व, इसको डिके कर्व का नाम देते हैं। और आपको फिर एक इंपॉर्टेंट बात पता होनी चाहिए, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करती, हाफ से हाफ अमाउंट होती जाती है, लेकिन कोई भी टाइम ऐसा नहीं आता जिसपे अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट जीरो ही हो जाए, ऐसा टाइम पॉसिबल नहीं है। तो फिर एक्सपोनेंशियल कर्व से और इस इक्वेशन से हमें पता चला इनफाइनाइट टाइम रिक्वायर फॉर कंप्लीट डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कंप्लीट कब डिके हो जाएगा, इसके लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये सारे ही खत्म हो जाए। आप जानते हैं हाफ लाइफ इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल। अगर एक मटेरियल यूरेनियम है उसकी हाफ लाइफ कुछ और होगी, अगर दूसरा कोई मटेरियल रेडियो एक्टिव है तो उसकी हाफ लाइफ कुछ और होगी, आयोडीन की हाफ लाइफ कुछ और होगी। इसी तरह मुख्तलिफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की हाफ लाइफ मुख्तलिफ होती है, लेकिन कंप्लीट लाइफ इनकी इनफाइनाइट टाइम होती है। अगर मैं कहूँ यूरेनियम कब पूरा ही खत्म हो जाएगा, इनफाइनाइट टाइम चाहिए। अगर मैं कहूँ आप मुझे बताएं यूरेनियम कब दुनिया से सारा खत्म होगा, आयोडीन दुनिया से सारा कब खत्म होगा, सारे का सारा मतलब कंप्लीट लाइफ इसकी क्या होगी, तो इनफाइनाइट टाइम इज रिक्वायर्ड। तो अगर मैं आपसे पूछूं रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की हाफ लाइफ क्या होती है, आप कहेंगे डिफरेंट होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है। अगर मैं पूछूं कंप्लीट लाइफ क्या होती है, तो आप कहेंगे वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जितने भी हो डिफरेंट किस्म के, सारों की कंप्लीट लाइफ इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब है हाफ लाइफ हर मटेरियल की डिफरेंट, बट कंप्लीट लाइफ हर मटेरियल की सेम होती है। तो एमसीक्यू भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैव या विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो अल्फा में लिखा होता है हाफ लाइफ डिफरेंट बट कंप्लीट लाइफ सेम। तो यही आंसर हमारा ठीक होता है, क्योंकि हाफ लाइफ हर मटेरियल की डिफरेंट होती है और कंप्लीट लाइफ इन्फिनिटी होती है सबकी, तो कंप्लीट लाइफ सारों की सेम होती है। इसी तरह अगर इस रिलेशन को, इस फॉर्मूले को मजीद मॉडिफाई किया जाए तो हम एक दो बात और भी देख सकते हैं, लेकिन उन बातों से पहले हमें 2 की पावर n वाला फंक्शन आइडियलाइज कर लेना चाहिए। इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हाफ लाइफ कितनी गुजरी हैं, हाफ लाइफ के गुजरने के साथ रिमेनिंग अमाउंट जो अनडिकेड है वो कितनी है, और डिकेड अमाउंट कितनी है, DA फॉर डिकेड अमाउंट। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ RA रिमेनिंग अमाउंट या अनडिकेड अमाउंट इसको बोलते हैं। अगर मैं कहूँ एक हाफ लाइफ गुजर गई है तो मुझे बताएं कितनी फ्रैक्शन रिमेनिंग अमाउंट की बचेगी। ओरिजिनल अमाउंट को मैं 1 यूनिट ही कंसीडर करूंगा फ्रैक्शन के केस में। अगर मैं कहूँ आप मुझे बताएं कितनी फ्रैक्शन रिमेनिंग अमाउंट की बच जाती है एक हाफ लाइफ के बाद, तो यहाँ 1 मैं लगाऊंगा, फ्रैक्शन में ओरिजिनल अमाउंट में 1 कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये 2 की पावर 1 आएगा, तो आंसर 2 हो जाएगा, दैट इज 1/2। 2 में से एक ही हिस्सा बच गया, रिमेनिंग अमाउंट का मतलब है 2 में से एक हिस्सा बच गया। तो फिर डिके कितने होंगे,
1 में से ये 1/2 माइनस करें, ओरिजिनल अमाउंट आपने 1 ली हुई है तो 1 में से ये बची हुई अमाउंट माइनस कर दें तो आपके पास डिकेड अमाउंट आएगी। तो वो भी आप देखेंगे 1 में से जब -1/2 करते हैं तो 1/2 ही आ जाता है, तो दैट इज ऑल्सो 1/2। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे बताएं एक हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग अमाउंट क्या आप कहेंगे 2 में से एक हिस्सा बच जाएगा, तो डिके कितने होंगे 2 में से एक ही हिस्सा बच जाएगा, क्योंकि टोटल 2 हिस्से है ना, एक बच गया तो 2 में से फिर एक ही डिके हुआ होगा, ऐसे भी आप बता सकते हैं। अगर मैं कहूँ 2 हाफ लाइफ गुजर गए तो मुझे बताएं रिमेनिंग अमाउंट क्या है, आप कहेंगे 1/2 की पावर 2 दैट इज इक्वल टू 1/4, यानी कि 4 में से एक ही हिस्सा बच गया। 1 में से 1/4 माइनस करें तो फिर आपको पता चलेगा 4 में से 3 ही से डिके हो गया। अगर मैं कहूँ 2 हाफ लाइफ के बाद मुझे डिकेड अमाउंट बताओ तो ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है, आपको पता है 3/4। अगर मैं आपसे कहूँ मुझे बताएं 3 हाफ लाइफ गुजर गई हैं, बताएं रिमेनिंग अमाउंट क्या, आप कहेंगे 1/2 की पावर 3 यानी कि 1/8। तो अगर रिमेनिंग अमाउंट ये है 8 में से एक हिस्सा बच गया है तो फिर 8 में से 7 ही हिस्से डिके हुए होंगे, 1 में से माइनस करके आप देख भी सकते हैं। और इस तरह आपने ये 5 वैल्यूज तक याद कर लेना। मैं कहता हूँ 4 हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग अमाउंट आप कहेंगे 1/2 की पावर 4 दैट इज 1/16। तो अगर मैं कहूँ 16 में से एक ही सब बचा है तो फिर डिके कितने हो गए 15 आउट ऑफ 16। इसी तरह अगर मैं 5 हाफ लाइफ के लिए बात करूँ तो आप कहेंगे 1/2 की पावर 5 यानी कि 1/32 बच गया, 32 में से 32 में से एक हिस्सा बचा है तो डिके कितने हो गए 32 में से 31 हिस्से बाकी मतलब डिके हो चुके हैं। और अगर आपसे पूछा जाए एक हाफ लाइफ बाद रिमेनिंग अमाउंट या डिकेड अमाउंट तो आप बता सकते हैं क्या 2 हाफ लाइफ बाद 5 हाफ लाइफ तक आप याद कर लेना। और अगर मैं कहूँ आप बताएं आफ्टर हाउ मेनी हाफ लाइफ्स, ये भी एमसीक्यू है, आफ्टर हाउ मेनी हाफ लाइफ्स, एमसीक्यू में नीचे यहाँ मेंशन कर देता हूँ, एमसीक्यू है जी आफ्टर हाउ मेनी हाफ लाइफ्स रिमेनिंग अमाउंट डिवाइडेड बाय डिकेड अमाउंट इज इक्वल टू 1। कहते हैं कितनी हाफ लाइफ्स के बाद रिमेनिंग अमाउंट और डिकेड अमाउंट की जो रेशो है वो 1 के बराबर हो जाएगी। तो आप बता सकते हैं अल्फा है जी 1 हाफ लाइफ बाद, बीटा 2 हाफ लाइफ बाद, चार्ली 3 और डेल्टा 4 हाफ। रेशो यानी कि रिमेनिंग और डिकेड की 1। रिमेनिंग और डिकेड की रेशो का जवाब 1 तब आएगा जब रिमेनिंग और डिकेड बराबर हो। तो देख ले रिमेनिंग इसमें एक हाफ लाइफ के बाद भी 1/2 बचती है और डिकेड अमाउंट भी एक हाफ लाइफ बाद 1/2। अगर इनकी रेशो ले लें तो 1/2 ऊपर आएगा 1/2 नीचे, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट और डिकेड अमाउंट 1/2 तो इसका मतलब है इनकी रेशो 1 आ जाएगी। तो 1 मतलब कब आएगी, कितनी हाफ लाइफ के बाद आएगी 1, इन दोनों की रेशो डिकेड और रिमेनिंग की 1 जवाब कब आएगा जब 1/2 रिमेनिंग हो 1/2 डिकेड हो, इनकी रेशो लेंगे तो 1 आएगा। और कितनी हाफ लाइफ रिक्वायर है एक हाफ लाइफ, तो इसका मतलब है आफ्टर 1 हाफ लाइफ रेशियो ऑफ रिमेनिंग अमाउंट एंड डिकेड अमाउंट बिकम इक्वल। वो आपसे ये भी कह सकते हैं एमसीक्यू में, कहते हैं व्हाट इज द रेशियो, मैं ये मतलब वर्बली पूरा दूंगा लेकिन लिखूंगा शॉर्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ remaining amount to the original amount, what is the ratio of remaining amount to the original amount after n हाफ लाइव्स। ऐसा सवाल भी पेपर में पूछ लेते हैं, कहते हैं n हाफ लाइव्स गुजर गई हैं, बताएं रिमेनिंग अमाउंट और ओरिजिनल अमाउंट की रेशो क्या होगी। तो आप बता सकते हैं अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ 1/2 की पावर n, बीटा में लिखा हुआ है 2 की पावर n, चार्ली में है 1 - 1/2 की पावर n और डेल्टा में है कि 1/2 की पावर n - 1। इस तरह की ऑप्शंस आपको देता है। तो फिर आपको पता होना चाहिए आपके पास रिलेशन क्या था, रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। एक इसका फॉर्मूला दैट इज रिमेनिंग अमाउंट का फॉर्मूला, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट ओरिजिनल अमाउंट डिवाइडेड बाय रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। तो यहां से आप एलिमिनेट कर लें क्या भाई, दैट इज रिमेनिंग अमाउंट ऊपर लिख दें डिवाइडेड बाय ओरिजिनल अमाउंट इधर आगे डिवाइड हो जाएगी, तो इसकी रेशियो क्या आ जाएगी 1/2 की पावर n। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा, दैट इज 1/2 की पावर n। या वो आपसे ये भी कह सकता है एमसीक्यू में पूछ सकता है, आप बताएं इफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस has initial amount of 2 kg, then after 3 half lives its decayed amount बता दें, ठीक है। देन आफ्टर
एन हाफ लाइफ इट्स डिकेड अमाउंट विल बी, या क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है, तो ये क्या हो जाएगा? तो आप इसकी ऑप्शन से पहले इसको सिंप्लीफाई करना। क्या है भाई, आप जानते हैं रिमेनिंग अमाउंट पहले निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। ओके, ओरिजिनल अमाउंट क्या थी 2 किलो डिवाइडेड बाय 2 की पावर n, कितनी हाफ लाइफ है 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, दैट इज 2/8 आ जाएगा। 2/8 का मतलब 1/4 होता है। कहते हैं अगर 3 हाफ लाइफ गुजर गई हैं तो बताएं रिमेनिंग अमाउंट, अगर पूछा होता क्या है तो आप कहते हैं रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 1/4, ये जवाब आएगा 1/4। लेकिन उसने आपसे रिमेनिंग अमाउंट नहीं पूछा, उसने पूछा इनिशियल अमाउंट 2 kg है, तो आप बताएं डिकेड अमाउंट कितनी है। आप मुझे बताएं जो ओरिजिनल अमाउंट होती है उसमें से, जो ओरिजिनल अमाउंट है उसमें से अगर रिमेनिंग अमाउंट में माइनस कर दूं तो मेरे पास वही अमाउंट आएगी ना जो डिके हो चुकी है, क्योंकि आप जानते हैं ओरिजिनल अमाउंट किसके बराबर होती है, रिमेनिंग अमाउंट प्लस डिकेड अमाउंट। अगर आप डिकेड अमाउंट मालूम करना चाहते हैं तो ओरिजिनल अमाउंट जो थी उसमें से माइनस कर दें रिमेनिंग अमाउंट जो बच गई है। आपने रिमेनिंग अमाउंट कैलकुलेट कर लिया तो डिकेड अमाउंट आप निकाल सकते हैं। डिकेड अमाउंट इज इक्वल टू ओरिजिनल अमाउंट कितनी है, दैट इज 2 kg माइनस, इसमें से माइनस कर दें रिमेनिंग अमाउंट कितनी है 1/4, ये 1/4 माइनस कर दे तो आपके पास एलसीएम लेके आंसर आ जाएगा 8 - 1/4 विच इज इक्वल टू 7/4, दैट इज इक्वल टू 7/4, दैट इज द राइट आंसर। इसी तरह वो आपसे एमसीक्यू मजीद इसी टाइप के और भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल मैं इसी के अंदर एक और एमसीक्यू भी आपको करवा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना, इसी टॉपिक से ही रिलेटेड एमसीक्यू एक दो और। कहते हैं अगर इफ एमसीक्यू की फॉर्म में हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, इफ रिमेनिंग अमाउंट of a radioactive substance is 1/4 after 8 days, then what will be remaining amount? Then what will be remaining amount after 20 days? ठीक है जी, दोबारा देख लें। कहते हैं अगर एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसकी रिमेनिंग अमाउंट 1/4 है, मतलब उसकी रिमेनिंग अमाउंट की रेशो बच जाती है 1/4 कितने दिनों बाद, 8 दिनों बाद। तो आप बताएं रिमेनिंग अमाउंट ही दोबारा पूछ लिया, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी 20 दिन बाद। 8 दिन बाद अगर वो 1/4 बचता है तो बताएं अब से 20 दिन बाद वो कितना बचेगा। तो फिर ऑप्शन भी पहले मेंशन कर लेते हैं, दैट इज 1/4, 1/2, 1/16, 1/32। इनमें से मतलब आपने आंसर करना। ओके, देख लेते हैं। आप पहले तो मुझे ये टेबल, मैंने जो छोटा सा शॉर्ट सा टेबल लिखवाया था इसकी बात कर लेते हैं। ये n की वैल्यू 1 थी, n की वैल्यू 2 थी, 3 थी, 4 थी एंड 5 थी। ठीक है, आपने 5 n की वैल्यूज तक, हाफ लाइफ तक आपने टेबल देख लिया। ओके जी, सवाल ये है कि रिमेनिंग अमाउंट 1/4 है, रिमेनिंग अमाउंट 1/4 है, तो रिमेनिंग अमाउंट 1/4 देख ले, रिमेनिंग अमाउंट 1/4 ये है, कितनी हाफ लाइफ बाद होती है 2 हाफ लाइफ बाद, आपको पता, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट 1/4 1/2 की पावर 2 होता है, दैट इज 1/4, तो रिमेनिंग अमाउंट 1/4 कब आती है 2 हाफ लाइफ के बाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिमेनिंग अमाउंट 1/4 8 दिनों की है, तो दूसरे लफ्जों में 1/4 का मतलब, रिमेनिंग अमाउंट 1/4 का मतलब है 2 हाफ लाइफ में 8 दिन है। 2 हाफ लाइफ में कैसे पता चला? रिमेनिंग अमाउंट 1/4 कब होती है, रिमेनिंग अमाउंट रेशो में 1/4 तब होती है जब 2 हाफ लाइफ गुजर जाए। तो इसका मतलब है रिमेनिंग अमाउंट रेशो में 1/4 है, तो इसका मतलब है ये 2 हाफ लाइफ है, 2 हाफ लाइफ में 8 दिन है, तो फिर एक हाफ लाइफ आप जानते हैं 4 दिन की बनी। ओके जी, तो इसका मतलब है हाफ लाइफ आपको पता चल गया, दैट इज 4 डेज। पहली इंफॉर्मेशन से, इस इंफॉर्मेशन से आपको हाफ लाइफ पता चल गई। हाफ लाइफ है जी 4 दिनों की। ओके जी, अब उसने क्या रिमेनिंग अमाउंट ही दोबारा बताएं, लेकिन दिन कितने दे दिए 20। अब मुझे बताएं एक हाफ लाइफ 4 दिनों की है, यानी कि एक ऐसी एग्जांपल ले लें, एक चॉकलेट या एक टॉफी 4 रुपए की है, 20 रुपए में कितनी टॉफीज आएंगी आपको पता है? 4 रुपीज की टॉफी हो तो 20 रुपए में टॉफियां लानी है, तो आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है आपके पास 20 रुपए। इसका मतलब है 4 वाली 5 चीजें आ सकती हैं, या 4 को इस पे डिवाइड कर लें, आपके पास जवाब आ जाएगा। 4 को इस पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। इसका मतलब है वो 20 दिनों का मतलब ये ले रहा है कि 4 दिन की हाफ लाइफ है, तो 20 दिनों में फिर 5 हाफ लाइफ आ गई ना। तो इसका मतलब है उसने सवाल ये पूछा रिमेनिंग अमाउंट बताएं 20 दिनों बाद, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट बताएं 20 दिनों का मतलब यहां पे है 5 हाफ लाइफ के बाद। तो 5 हाफ लाइफ बाद रिमेनिंग अमाउंट कितनी होती है, दैट इज 1/32। तो आपका आंसर इन ऑप्शन में से क्या बन जाएगा, दैट इज 1/32। इसी तरह वो क्वेश्चन घुमा घुमा के मुख्तलिफ टाइप के पूछ सकते हैं। एक और इसके क्वेश्चन ट्राई हम कर लेते हैं। कहते हैं इफ डिकेड अमाउंट ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस is 7/8, then
आफ्टर कितने डेज हैं जी, आफ्टर 6 days, ठीक है जी। देन व्हाट विल बी द रिमेनिंग अमाउंट, देन व्हाट विल बी द रिमेनिंग अमाउंट आफ्टर 8 days, 8 days के बाद आप रिमेनिंग अमाउंट बता दें, ठीक है जी। तो ऑप्शंस भी लिख लेते हैं, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, ठीक है जी। तो कहते हैं डिकेड अमाउंट 7/8 है 6 दिनों के बाद। तो फिर आप डिकेड अमाउंट का देख लीजिए टेबल में, डिकेड अमाउंट 7/8, 7/8 डिकेड अमाउंट होती है 3 हाफ लाइव्स में। तो इसका मतलब है असल में आपको डिकेड अमाउंट 7/8 देने का मतलब है 3 हाफ लाइव्स के बाद टाइम दिया 6 दिन। 7/8 डिकेड अमाउंट का मतलब है आफ्टर 6 days, तो मतलब 3 हाफ लाइव्स हैं 6 दिनों की। 3 हाफ लाइव्स अगर 6 दिनों की है तो एक हाफ लाइफ फिर 3 को 6 पे डिवाइड करें, 6 को 3 पे डिवाइड करें, 2 दिन की हाफ लाइफ आई। तो कहता है डिकेड अमाउंट 7/8 का मतलब याद रखें 3 हाफ लाइफ्स के बाद बात कर रहा है। 3 हाफ लाइफ्स के बाद 6 दिन गुजरते हैं, तो इसका मतलब है एक हाफ लाइफ 2 दिनों की होगी, एक हाफ लाइफ 2 दिनों की। ओके, अब 8 दिनों बाद का मतलब क्या है, 2 दिन की हाफ लाइफ है, तो फिर 4 हाफ लाइफ जो है ना, मतलब 8 में 2 दिन 4 बार आते हैं, तो इसका मतलब है 8 दिनों का मतलब है 4 हाफ लाइफ के बाद आपसे रिमेनिंग अमाउंट पूछ रहा है। तो 4 हाफ लाइफ के बाद रिमेनिंग अमाउंट कितनी होती है, दैट इज 1/16। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे टेबुलर क्वेश्चन टाइप पेपर में आ जाते होते हैं, तो आपको मतलब जेन में होना चाहिए। इसी तरह वो एमसीक्यू काउंट रेट से भी करता होता है, कहता है इफ इनिशियल काउंट रेट ऑफ अ radioactive substance is 1000 काउंट पर सेकेंड, ये एक्टिविटी भी है। देन आफ्टर 2 हाफ लाइव्स काउंट रेट विल बी, काउंट रेट आप बता दें कितनी हाफ लाइव्स गुजर गई हैं, 2। तो ऑप्शन है जी पहली 500, बीटा है जी 250, चार्ली है जी 1 to 5 और डेल्टा है जी 62.5। काउंट रेट ये इस तरह से चेंज होगा। तो पहले तो आप देखें आपके पास इनिशियल काउंट रेट कितना, दैट इज 1000। तो आप जानते हैं रिमेनिंग काउंट रेट या रिमेनिंग अमाउंट का फॉर्मूला इस पे अप्लाई होता है, दैट इज इनिशियल काउंट रेट डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। आप इसको फाइनल काउंट रेट पूछ रहे हैं, ठीक, फाइनल काउंट रेट कहते हैं। तो इनिशियल अमाउंट की जगह इनिशियल काउंट रेट डिवाइडेड बाय 2 की पावर n आता है। तो इनिशियल काउंट रेट कितना था, दैट इज 1000। इसको डिवाइड करें 2 की पावर नंबर ऑफ हाफ लाइफ, कितनी हाफ लाइफ है, 2 हाफ लाइफ है, तो इसकी 2 की पावर 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 4। तो 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1000 को 1000 का चौथा हिस्सा, दैट इज 250। तो 250 हमारा आंसर फिर राइट क्या हो जाएगा, दैट इज 250। आपको पता है 1000 का पहले हाफ करें फिर हाफ करें तो 500 का दैट इज 250 आता है जी। बेटा नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर रिएक्शंस टॉपिक है जी, न्यूक्लियर रिएक्शन। आप जानते हैं रिएक्शन, आपने केमिकल रिएक्शन पढ़े हुए हैं जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व नहीं होता, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन के नाम से पता चल रहा है रिएक्शन इन विच न्यूक्लियस इज इन्वॉल्व, ठीक है जी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में याद रखना है हर न्यूक्लियर रिएक्शन में कौन कौन सा लॉ होल्ड करता है, इट होल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ये दोनों लॉज इसमें होल्ड करते हैं और इन दोनों लॉज की हेल्प से ही हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, न्यूक्लियर इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में ये होता है कि एक न्यूक्लियस होता है X जिसके ऊपर एक छोटा न्यूक्लियस फॉल करता है या छोटा एलिमेंट फॉल करता है, न्यूक्लियस फॉल करेगा तो इससे 2 नए न्यूक्लियाई बन जाएंगे, एक पेरेंट बड़ा न्यूक्लियस होगा और साथ में उसके एक छोटा न्यूक्लियाई बन जाएगा। तो ये है जी आपके पास रिएक्टेंट और ये होंगे प्रोडक्ट। लेकिन याद रखना इनमें जो ऊपर वाली चीजें हैं जिन्हें मैसेज बोलते हैं, इन मैसेज का सम, अगर मैं इसके मैस को 1 कह दूं, इसके मैस को मतलब A कह दूं, B कह दूं, C कह दूं, D कह दूं, तो A B का सम और C D का सम आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो यहाँ पे मेंशन कर लें इसका मैस A है, इसका B है, इसका C है, इसका D है और इसका चार्ज मतलब OPQR कर लें तो फिर A + B इक्वल होना चाहिए C + D के और
चार्ज भी बराबर होना चाहिए, चार्ज O प्लस पी मस्ट बी इक्वल टू Q प्लस R होना चाहिए। तो वही काम जो हमने न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में किया था वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। और न्यूक्लियर रिएक्शन बेसिकली होते कितनी टाइप्स के हैं? बेसिकली ये दो टाइप्स के न्यूक्लियर रिएक्शंस। एक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, और एक को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है जी, फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो मतलब हमारे पास एक न्यूक्लियाई होता है लार्जर, उस न्यूक्लियाई के ऊपर एक न्यूट्रॉन हम फॉल कराते हैं। ठीक है, तो इससे दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं तकरीबन सेम साइज के, और साथ में कुछ न्यूट्रॉन्स भी एमिट हो जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स एंड एनर्जी एमिट हो जाती है। ठीक है जी, तो कहते हैं ये ऐसा रिएक्शन है फिजन जिसमें एक न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन फॉल करते हैं तो तकरीबन सेम साइज के दो न्यूक्लियाई पैदा हो जाते हैं। ठीक है, ये भी न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, और ये भी रिएक्टेंट का न्यूक्लियस था। अब कहते हैं इसकी एग्जांपल हम बेसिकली जो मतलब आपकी बुक में भी मेंशन है, रिएक्टर्स में भी यूज होती है। हम यूरेनियम के ऊपर जब फॉल करते हैं न्यूट्रॉन को तो वो बैरियम भी बना सकता है, क्रिप्टॉन भी बना सकता है, और इसके अलावा भी प्रोडक्ट्स बना सकता है। ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, प्रोडक्ट्स, ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट्स बेसिकली डिपेंड किस पे करते हैं? प्रोडक्ट्स डिपेंड अपॉन एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन हमने दिया ना, इसकी एनर्जी पे प्रोडक्ट डिपेंड करते हैं। ये प्रोडक्ट बैरियम, क्रिप्टॉन भी हो सकते हैं, और ये स्ट्रोंटियम वगैरह भी हो सकते हैं। तो कहते हैं ये प्रोडक्ट मुख्तलिफ आ सकते हैं। ये जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट आते हैं, 7 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होते हैं, 3-4 न्यूट्रॉन एमिट होते हैं। तो कहते हैं ये जो बैरियम, क्रिप्टॉन है या और कोई प्रोडक्ट बनता है, इसके रिजल्ट में कोई और प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये असल में किस पे डिपेंड कर रहा है? एनर्जी जो हमने न्यूट्रॉन को दी होती है उस पर डिपेंड करता है। तो न्यूट्रॉन फास्ट भी हो सकते हैं और स्लो भी हो सकते हैं। इसीलिए फिजन रिएक्शन जो है, फिजन रिएक्शन, उसमें फास्ट न्यूट्रॉन भी यूज हो जाता है और उसमें स्लो भी यूज होता है। तो न्यूट्रॉन की स्पीड पे या एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आने वाले प्रोडक्ट कौन से हो सकते हैं। लेकिन याद रखना, यूरेनियम 235 92 ये जब मतलब फिजन रिएक्शन से मतलब हम इसके एक न्यूक्लियस की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 211 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है इस केस में। तो कहते हैं ये जो फिजन रिएक्शन है, फिजन रिएक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए न्यूट्रॉन की स्पीड इन्वॉल्व होती है, न्यूट्रॉन की एनर्जी इन्वॉल्व होती है। न्यूट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो तो उस रिएक्टर को जिसमें फास्ट न्यूट्रॉन, ज्यादा एनर्जी वाले न्यूट्रॉन यूज हो, उसे फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं। और जिसमें स्लो न्यूट्रॉन यूज होते हैं, जिसमें प्रोडक्ट कुछ और हो जाएंगे या फास्ट में कुछ और हो जाएंगे, तो जिसमें स्लो न्यूट्रॉन यूज होंगे उस रिएक्टर को स्लो थर्मल रिएक्टर कहते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम पहले नंबर पे फ्यूजन की कुछ टाइप्स देख लेंगे, लेकिन उससे पहले हम फ्यूजन को भी यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। फ्यूजन क्या होता है? इसमें दो लाइट न्यूक्लियाई मिलते हैं और एक लार्जर न्यूक्लियस बना देते हैं। ठीक है, और साथ में एनर्जी एमिट होती है। तो कहते हैं ये रिएक्शन है जिसमें लाइटर न्यूक्लियाई मिलके एक लार्ज न्यूक्लियस बनाते हैं, ये फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, इनकी फ्यूजन से बड़ा न्यूक्लियस बनता है और साथ में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होती है। कहते हैं इसको करवाने के लिए हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर है इस रिएक्शन को, क्योंकि दो न्यूक्लियाई पॉजिटिव चार्ज वाले एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट नहीं होते बल्कि रिपेल होते हैं ना, तो इन्हें करीब लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसा करने के लिए, इनको ओवरकम करने के लिए, इनके रिपलियन को हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, और साथ में हमें ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में बड़ी हाई वेलोसिटी के साथ मतलब एक दूसरे की तरफ हमें इलेक्ट्रॉन गन के जरिए इन्हें फॉल कराना पड़ता है। तो हाई स्पीड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कहते हैं ये वाले दो न्यूट्रॉन्स को हमें न्यूक्लियाई को एक दूसरे की तरफ हाई स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन गन की तरफ, इलेक्ट्रॉन के गन के जरिए हमें एक दूसरे की तरफ मतलब इनको फ्यूज करवाने की कोशिश करनी है, हाई स्पीड के साथ एक दूसरे की तरफ आए, और हाई टेम्परेचर के ऊपर ये काम करना है। और इतना हाई टेम्परेचर पॉसिबल कहाँ पे है? सन पे। ये सन पे पॉसिबल है, और सन पे मुसलसल फ्यूजन रिएक्शन होता है, और सन पे होने वाले फ्यूजन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? पीपी चेन रिएक्शन। इसको पीपी चेन का मतलब होता है प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन, और प्रोटॉन प्रोटॉन चेन रिएक्शन में जो रिएक्ट करने वाले प्रोटॉन्स की तादाद होती है, टोटल प्रोटॉन्स, वो 6 रिक्वायर होते हैं। ठीक है,
और जिनमें से 2 रिमेनिंग होते हैं। कहते हैं जब पीपी चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है सन के ऊपर, जिसमें प्रोटॉन प्रोटॉन मिलके हीलियम बनाते हैं, तो 6 प्रोटॉन रिक्वायर होते हैं, जिनमें से 4 यूटिलाइज हो जाते हैं हीलियम को प्रोड्यूस मतलब न्यूक्लियस बनाने के लिए, 4 मतलब यूटिलाइज हो जाते हैं चेन के एंड पे, और 2 बाकी बच गए होते हैं, वो अगली चेन स्टार्ट कर देते हैं। तो कहते हैं इसे बोलते हैं पीपी चेन रिएक्शन, जो कि सूरज पे हो रहा है मुसलसल। लेकिन फीएन को आपकी बुक में जरा डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ, तो हम फीएन को दोबारा देख लेते हैं, फीएन की जरा डिटेल देख लेते हैं। कहते हैं फीएन रिएक्शन जो है बेसिकली ये भी 2 किस्म का है, ठीक है। फीएन रिएक्शन 2 किस्म का, पहले को क्या बोलते हैं, दैट इज कंट्रोल्ड फीएन रिएक्शन, और दूसरे को क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड फीएन। तो कहता है हम जो अनकंट्रोल्ड फीएन होता है, असल में फीएन अनकंट्रोल्ड होता है, हम कुछ फैक्टर्स के जरिए इसे कंट्रोल कर लेते हैं। तो जो अनकंट्रोल्ड फीएन रिएक्शन होता है, ये किस तरह का, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें एनर्जी इंक्रीज, इसमें एनर्जी इंक्रीज होती जाती है मुसलसल, लेकिन कैसे होती है, एनर्जी इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। इसमें एनर्जी बड़ी स्पीड के साथ एक्सपोनेंशियली डबल, फिर 4 टाइम, फिर 8 टाइम, फिर 16 टाइम्स डबल होती जाती है, ट्रिपल होती जाती है। इसमें एनर्जी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है और थोड़ी ही देर में बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है कि इट इज यूज्ड इन एटॉमिक ब्लास्ट। ये इतनी ज्यादा एनर्जी गेन हो जाती है इस रिएक्शन में कि ये ब्लास्ट वगैरह करवाने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। किसी जगह पे हाई एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद इसे ब्लास्ट के लिए यूज किया जाता है। और एक और बात याद रखनी है, कहते हैं ये वाला अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनकंट्रोल्ड फीएन रिएक्शन तब प्रोड्यूस होता है, अनकंट्रोल्ड फीएन रिएक्शन तब प्रोड्यूस किया जा सकता है जब आप जो मैस है किसका, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मैस जो आपको दिया हुआ है, मैस गिवन जो है, जो आपको मैस दिया हुआ है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, अगर ये ग्रेटर हो क्रिटिकल मैस से, तो आप जानते हैं क्रिटिकल मैस क्या होता है, वो कम से कम मैस स्फेरिकल फॉर्म में जिस मैस पे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होता है, अगर इस मैस से ज्यादा गिवन मैस आपको दिया जाए तो फिर वो कंट्रोल रिएक्शन नहीं होता, फिर वो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाता है। तो कहता है अनकंट्रोल्ड रिएक्शन के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक याद रखनी है, गिवन मैस क्रिटिकल मैस से ज्यादा होता है, ये एटॉमिक ब्लास्ट में यूज होता है और इसमें एनर्जी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। और कंट्रोल्ड फीएन रिएक्शन कौन सा होता है, ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर एनर्जी को हम कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। इंक्रीज हो रही थी ना एक्सपोनेंशियली, हम रिक्वायर्ड एनर्जी तक जाकर उसे कांस्टेंट कर देते हैं, हम फर्दर न्यूट्रॉन को यूरेनियम के ऊपर या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ऊपर फॉल नहीं होने देते। तो इसमें हम क्या करते हैं, एनर्जी इंक्रीज टू अ रिक्वायर्ड वैल्यू देन बिकम कांस्टेंट, उसके बाद एनर्जी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इसमें एनर्जी वो एब्रप्टली या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं होती रहती, इसीलिए ये एनर्जी कंट्रोल हो जाती है, इसमें ब्लास्ट नहीं होता, इसलिए हम इसे यूज करते हैं कहां पे, यूज इन थर्मल रिएक्टर्स। और थर्मल रिएक्टर्स होते क्या, मैं नीचे इसके मेंशन कर रहा हूं, ऐसे तमाम रिएक्टर्स को थर्मल रिएक्टर कहते हैं जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी को हम चेंज कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, करंट में हम चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। और ये प्रोड्यूस करने के लिए कंडीशन भी याद रखनी है, जो गिवन मैस है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का वो क्रिटिकल मैस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हमने कर लिया तो फिर फीएन का चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, जो हमारे यूज का है, जो हमें थर्मल रिएक्टर में मतलब इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह थर्मल रिएक्टर जो चीज है ना, ये मतलब ये भी, इसके भी बेसिकली टाइप्स हैं। तो थर्मल रिएक्टर कितनी किस्म के, थर्मल रिएक्टर्स, थर्मल रिएक्टर बेसिकली, थर्मल रिएक्टर नहीं बल्कि आप इसको इस तरह कह लेना, थर्मल रिएक्टर असल में रिएक्टर की एक टाइप है, तो इसे हम थर्मल रिएक्टर में यूज करते हैं, या सिंपल आप इसे कह लें, इसे हम रिएक्टर में यूज करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर आप कह लें इसे, ठीक है। इसे हम न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हैं। जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, बेसिकली इसकी एक टाइप है थर्मल रिएक्टर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर कितनी किस्म का है, न्यूक्लियर रिएक्टर, ओके जी। न्यूक्लियर रिएक्टर कितनी टाइप का होता है, बेसिकली 2 टाइप का, एक को क्या बोलते हैं, दैट इज स्लो रिएक्टर, एक को क्या बोलते हैं, फास्ट रिएक्टर। रिएक्टर आप जानते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को ये चेंज करेगा इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है।
ओके, स्लो रिएक्टर कौन सा? ऐसा रिएक्टर जिसके अंदर यूरेनियम का 235 वाला आइसोटोप यूज किया जाता है, ठीक है। तो यूरेनियम 235 आइसोटोप इसमें यूज किया जाता है। और फास्ट रिएक्टर कौन से? इसमें यूरेनियम 23892 ये वाला आइसोटोप यूज किया जाता है, आइसोटोप इज यूज्ड। अब इसको स्लो रिएक्टर क्यों कहते हैं? स्लो रिएक्टर को स्लो रिएक्टर कहते क्यों है? आपको पता होना चाहिए। स्लो रिएक्टर को स्लो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें यूज होते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स। ऐसे न्यूट्रॉन इसमें यूज होते हैं जिनकी स्पीड को स्लो किया जाता है। और आप जानते हैं स्पीड को स्लो करने वाले, न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने वाले केमिकल का या न्यूट्रॉन की स्पीड को स्लो करने वाले चीज का नाम क्या है? उसे हम बेसिकली मतलब न्यूट्रॉन को जो मतलब अपने अंदर से गुजारते हुए स्पीड को कम करा देते हैं न्यूट्रॉन की, उसको हम मॉडरेटर, जो कि पानी एज अ थर्मल कैनप के अंदर पानी के हैवी वाटर यूज होता है एज ए मतलब स्लो करने के लिए न्यूट्रॉन को, तो उसको क्या हम बोलते हैं? दैट इज बेसिकली न्यूट्रॉन को स्लो करने वाले मटेरियल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? दैट इज मॉडरेटर। मॉडरेटर यूज, इसमें हम मॉडरेटर यूज करते हैं। इसी तरह फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर को या फास्ट रिएक्टर को फास्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम यूज करते हैं फास्ट न्यूट्रॉन्स। इसमें फास्ट न्यूट्रॉन्स यूज होते हैं। फास्ट न्यूट्रॉन अगर इसमें यूज होते हैं तो फिर मॉडरेटर की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मॉडरेटर तो तब यूज होगा जब न्यूट्रॉन को स्लो करना हो। इसका मतलब है इसमें नो यूज ऑफ मॉडरेटर, इसमें मॉडरेटर की कोई जरूरत नहीं होती। एक और बात भी याद रखनी है, ये जो स्लो रिएक्टर होते हैं इनका एक और नाम भी है, दैट इज स्लो रिएक्टर को थर्मल रिएक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ स्लो रिएक्टर की एग्जांपल क्या, तो आप कहेंगे दैट इज थर्मल रिएक्टर। और इस तरह थर्मल रिएक्टर की एग्जांपल पूछी जाए तो थर्मल रिएक्टर की बेसिकली एग्जांपल है कराची में यूज होता है, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है जी, कैनप के नाम से। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो रिएक्टर है वो बेसिकली थर्मल रिएक्टर है, उसमें स्लो न्यूट्रॉन यूज होता है, मॉडरेटर हैवी वाटर होता है। ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए जो कैनप कराची में है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट। और एक बात और याद रखनी है, ज्यादा प्रेफरेबल फास्ट रिएक्टर की बजाय स्लो रिएक्टर होता है। और आप जानते हैं यूरेनियम 235 वाला आइसोटोप ज्यादा अबंडेंट है, ये ज्यादा पाया जाता है, तो यूरेनियम 235 कम पाया जाता है, लेकिन ज्यादा स्लो रिएक्टर यूज होता है। इसका मतलब है यूरेनियम 235 की तादाद ज्यादा होनी चाहिए ना। असल में तो ये ज्यादा एग्जिस्ट करता है दुनिया में, ये ज्यादा एग्जिस्ट करता है, तो फिर क्या किया जाता है? यूरेनियम 238 वाले आइसोटोप को तब्दील किया जाता है यूरेनियम 235 वाले आइसोटोप में, ताकि इसकी तादाद ज्यादा हो जाए और स्लो रिएक्टर के अंदर इसे यूज किया जा सके। तो फिर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनरिचमेंट। एनरिचमेंट क्या है जी? एनरिचमेंट ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वी कन्वर्ट यूरेनियम 238 वाले आइसोटोप को यूरेनियम 235 वाले आइसोटोप में कन्वर्ट करते हैं, इसे एनरिचमेंट कहा जाता है। तो एनरिचमेंट में हम एक आइसोटोप 238 वाले को 235 में ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं ताकि यूरेनियम थर्मल रिएक्टर में यूज हो सके। ओके जी, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू जो रेडिएशंस हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उसके इफेक्ट्स हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन मतलब टॉपिक का नाम है। तो बायोलॉजिकली क्या नुकसान पहुंचाती है रेडिएशन? बायोलॉजिकल इफेक्ट्स में आपको पता होना चाहिए कितनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब हो जाए हमारी बॉडी में, तो कितना नुकसान उनका हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमने कुछ यूनिट्स बना लिए हुए हैं। सबसे पहले याद रखना, जो रेडिएशन हम एब्जॉर्ब करते हैं उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड का दूसरा नाम क्या होता है? बैकरल, BQ से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि हमारी बॉडी कुछ रेडिएशन अब्जॉर्ब कर रही है, तो कितनी रेडिएशन एक सेकंड में अब्जॉर्ब कर रही है, इसे बैकरल बोलते हैं, ठीक है जी। तो 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 बैकरल। बैकरल के अलावा एक और यूनिट भी है जो रेडिएशन अब्जॉर्ब का ही है, ठीक है, दैट इज बेसिकली क्यूरी, जिसको CI से शो किया जाता है। तो 1 क्यूरी किसके इक्वल होती है? 3.7 × 10⁻10 बैकरल। तो मतलब क्यूरी इज द लार्जर यूनिट विद रिस्पेक्ट टू बैकरल। तो याद रखना 1 क्यूरी के अंदर इतने बैकरल हों तो 1 क्यूरी बन जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारी बॉडी जब रेडिएशन अब्जॉर्ब करती है, तो रेडिएशन की वजह से कितनी एनर्जी हमने अब्जॉर्ब कर ली पर यूनिट मास, उसके लिए हमने एक स्पेशल टर्म रखी हुई है, दैट इज बेसिकली डोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोज? इट इज एनर्जी डिलीवर्ड बाय द रेडिएशन पर यूनिट मास
दैट इज नोन एज डोज। इसको कैपिटल डी से शो करते हैं, बेसिकली इसको कहते हैं क्या है, डोज। और याद रखना डोज किसके इक्वल है, दैट इज एनर्जी का यूनिट होता है जाउल डिवाइडेड बाय किलोग्राम, तो जाउल पर केजी बनता है, ठीक है। तो जाउल पर केजी दैट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी पर यूनिट मास विच इज नोन एज डोज, ठीक है जी। अब डोज जो है बेसिकली ये एनर्जी पर यूनिट मास है, और एनर्जी पर यूनिट मास से रिलेटेड वो आपसे फिर कुछ एमसीक्यू भी पूछ लेता होता है। फॉर एग्जांपल वो आपसे कहता है इफ 1000 जाउल एनर्जी ऑफ रेडिएशन is absorbed by a person having mass 10 kg, then what is the value of dose, वो जो डोज absorb कर गया उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। तो आप जानते हैं दैट इज ऑप्शंस आ गई हैं, दैट इज 200, डोज आपने बताना दैट इज जाउल पर केजी के अंदर इसका यूनिट होना चाहिए, 200 इसका यूनिट भी जाउल पर केजी है, मैं लिख नहीं रहा, दैट इज 500, चार्ली है जी 250 और डेल्टा है जी 100। तो आप देख सकते हैं, आपको पता है डोज का फॉर्मूला क्या है, दैट इज इक्वल टू एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, दैट इज 1000 डिवाइडेड बाय कितना मास था, दैट इज 10 kg, तो 1000/10 दैट इज 100। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 100 जाउल पर केजी, दैट इज द यूनिट ऑफ डोज, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 100। एक बात और याद रखनी है, जो डोज है ना, डोज ये जाउल पर केजी तो होता है, इसके अलावा इसका एक और यूनिट भी यूज होता है, दैट इज नॉट बेसिकली जाउल पर केजी। जाउल पर केजी के अलावा इसका जो यूनिट होता है दैट इज बेसिकली जो भी रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है जाउल पर केजी में, इसके दो बेसिक यूनिट होते हैं। ओके जी, हम नेक्स्ट इससे चलते हैं कि आपको पता है ये मैंने डोज जो लिखा बेसिकली इसका यूनिट बनता है जाउल पर केजी, जिसको जाउल पर केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको सिस्टम इंटरनेशनल में ग्रे का नाम दिया, GRAY, ग्रे का नाम दिया जाता है, ठीक है जी। इसका मतलब है अगर पूछा जाए 1 जाउल पर केजी किसके इक्वल होता है, तो आप कहेंगे 1 ग्रे के इक्वल होता है, ठीक है। और ग्रे की शॉर्ट फॉर्म GY होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह ग्रे के अलावा भी इसका एक यूनिट है जो यूज होता है, ठीक है जी। तो ग्रे के अलावा इसका यूनिट बेसिकली क्या होता है, दैट इज नोन एज रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड डोज, और इसका एक्रोनिम होता है दैट इज रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज, RAD से शो करते हैं, ठीक है, RAD। और अगर ग्रे और RAD का रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज का कंपैरिजन किया जाए तो 1 RAD दैट इज 0.01 ग्रे के इक्वल होते हैं, ठीक है जी। ओके जी, इसके अलावा एक और बात याद रखनी है, हमारी जो बॉडी है उसके डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट एनर्जी, एक ही तरह की रेडिएशन एब्जॉर्ब करें तो डिफरेंट एनर्जी उन्हें ट्रांसफर हो जाती है। फॉर एग्जांपल आई की रेडिएशन एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी कुछ हो रहा है, किडनी की कुछ हो रहा है, लीवर की कुछ हो रहा है, तो हर एक बॉडी पार्ट डिफरेंट तरह से रेडिएशन के अगेंस्ट एक्ट कर रहा होता है। तो फिर हम डोज की बजाय एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, रिलेटिव, यानी कि इक्विवेलेंट डोज का मतलब हम वर्ड यूज करते हैं। इक्विवेलेंट डोज होती है कि हमारी सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएशन के जरिए हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करे, अगर तो आई कितना उसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगी, उसको कितनी एनर्जी मिलेगी, अगर उतनी ही रेडिएशन लीवर को मिले तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी उन्हीं रेडिएशन की वजह से। तो सेम रेडिएशन हर डिफरेंट पार्ट के ऊपर कितना कितना इफेक्ट डालती है वो हम RBE फैक्टर से कैलकुलेट करते हैं। तो अगर हम उसके लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो हमें पता है दैट इज अ स्पेशल टर्म विच इज नोन एज इक्विवेलेंट डोज। ये हर बॉडी पार्ट के लिए डिफरेंट एनर्जी की सेम रेडिएशन डिफरेंट एनर्जी, हमारी बॉडी सेम रेडिएशन से डिफरेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, इसलिए ये वर्ड टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं। इसको शो करते हैं DE से, और ये किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू डोज मल्टीप्लाई RBE, रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस इसको बोलते हैं, RBE फैक्टर। ये हर पार्ट की डिफरेंट होती है, इस पार्ट की वैल्यू को RBE वैल्यू को डोज से मल्टीप्लाई कर दे तो इक्विवेलेंट डोज आ जाती है। अब इक्विवेलेंट डोज का यूनिट क्या होगा, डोज का होता है ग्रे, इसको अगर RBE फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो एक नया यूनिट बन जाता है, दैट इज नोन एज साइवर्ट, इसको SV से शो किया जाता है, ये इक्विवेलेंट डोज का यूनिट है, ठीक है जी। इसी तरह इक्विवेलेंट डोज का साइवर्ट के अलावा एक और यूनिट भी यूज होता है जिसको हम बोलते हैं REM, दैट इज अनदर यूनिट। और REM का साइवर्ट से क्या रिलेशन है, दैट इज 1 rem इक्वल टू 0.01
सावर्ट। ठीक है जी, ये रिलेशन आपने याद रखना है। और इस तरह आपसे पूछा जा सकता है कि आप बताएं कितनी रेडिएशन से हमारी स्किन बर्न हो सकती है। ठीक है, तो 3 सावर्ट ये बर्निंग, ये आपकी बुक में लाइंस मेंशन है, बर्निंग ऑफ स्किन कॉज कर सकती है। ठीक है जी, 1 मिली सावर्ट जो है ये एनुअली सेफ रेंज होती है। ठीक है, इतनी अगर रेंज की हमें मिल जाए डोज तो उससे हमें सेफ रेंज उसको बोलते हैं। और मतलब इसी तरह से कुछ वैल्यूज और भी आपकी बुक में से, मतलब आप लाजमी मतलब इन टच रहना। और इसके बाद हम बात करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स की। बिल्डिंग ब्लॉक्स भी मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके जी, बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर ध्यान से देखना, दुनिया के तमाम मटेरियल्स जिन बेसिक पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं उन्हें बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। उनमें कौन कौन सी चीज़ आती है? पहली चीज़ है दैट इज़ फोटोन। ये आप अच्छे से जानते हैं, फोटोन्स आर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जब भी कोई मटेरियल बनता है फोटोन्स एमिट होते हैं। फोटोन के अलावा लेप्टॉन्स और लास्ट है जी हैड्रॉन्स। आपने याद रखना है फोटोन और लेप्टॉन को एलिमेंट्री पार्टिकल कहा जाता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्हें कहा जाता है। और ये जो है हेड्रॉन, नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल। अगर पूछा जाए लेप्टॉन हेड्रॉन और फोटोन में से कौन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, तो हेड्रॉन नहीं है। ठीक है, नॉट एलिमेंट्री पार्टिकल बट कंपोज एलिमेंट्री पार्टिकल से होता है, बट कंपोज्ड ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, बनता है एलिमेंट्री पार्टिकल से। जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स को ये हेड्रॉन्स को बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्वार्क्स बोलते हैं। ठीक है, उन्हें क्वार्क्स कहते हैं। ठीक है, क्वार्क्स बेसिकली ये न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस की फॉर्मेशन जिन बेसिक पार्टिकल्स से होती है उन बेसिक पार्टिकल्स को क्वार्क्स कहते हैं, जिनके मिलने से क्वार्क्स के हेड्रॉन्स बन जाते हैं। ठीक है जी, और एक बात और आपने याद रखनी है, इनमें से लेप्टॉन जो है, लेप्टॉन ये किसको एक्सपीरियंस करते हैं? इट विल not experience strong nuclear force। तो अगर मैं पूछूं आप बताएं फोटोन लेप्टॉन हेड्रॉन में से कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, तो आप कहेंगे वो है जी लेप्टॉन्स। ठीक है, और अगर हेड्रॉन की बात की जाए, हेड्रॉन्स की, तो हेड्रॉन वो पार्टिकल है विच एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अगर कहा जाए हेड्रॉन की चीज़ है तो आप कहेंगे वो वाले पार्टिकल्स विच एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ऐसे पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को एक्सपीरियंस करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? हेड्रॉन्स बोलते हैं। और हेड्रॉन्स की टाइप्स भी याद रखनी है। ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं वो पार्टिकल 2 टाइप के होते हैं। एक को क्या बोलते हैं? बैरियॉन्स, और एक को म्यूऑन्स बोलते हैं, मिजोन्स बोलते। ठीक है, कहते हैं जो हेड्रॉन है बेसिकली ये 2 तरह के होते हैं। हेड्रॉन वो पार्टिकल हैं जो एक्सपीरियंस करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस करने वाले 2 पार्टिकल बैरियॉन भी हैं और मिजोन्स भी हैं। ठीक है, बैरियॉन्स क्या है? ये वो पार्टिकल है मेड अप ऑफ, जो कैसे बनते हैं? मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स। ये वो पार्टिकल हैं जो 3 क्वार्क्स से मिलने से, क्वार्क्स मैंने आपको पहले बताया एलिमेंट्री पार्टिकल, 3 क्वार्क के मिलने से। और मिजोन के वो वाले हेड्रॉन्स जो पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क। ये आपकी बुक में क्वार्क और एंटी क्वार्क का वो टेबल बना हुआ है, वो भी टेबल भी याद करना। कहता है बैरियॉन वो पार्टिकल हैं जो क्वार्क्स 3 से मिलकर बनते हैं और मिजोन एक पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क से मिलकर बनते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है भाई? एग्जांपल में आ जाते हैं इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, और इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, मियोन्स, ETC। ठीक है जी, और अगर मैं कहूँ बैरियॉन्स की टाइप्स, बैरियॉन की एग्जांपल्स दें, तो एग्जांपल्स में मैंने लिखा प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन बनने के लिए, प्रोटॉन बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए क्वार्क 3 ही चाहिए होंगे। कौन कौन से? 2 अप प्लस 1 डाउन, ये पेपर में आ जाता होता है। और न्यूट्रॉन बनाने के लिए 1 अप और 2 डाउन क्वार्क चाहिए होते हैं। ठीक है, और इस तरह पेयर ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क इन से मिलके मतलब ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन और म्यून। इलेक्ट्रॉन से आप फेमिलियर, म्यून भी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, एनर्जी बैलेंस के लिए पार्टिकल होता है। ओके जी, बैरियॉन बेसिकली जो है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसकी मेजर एग्जांपल्स हैं। और इन बैरियॉन्स
को भी बेसिकली मतलब प्रॉपर डिफाइन किया जाए तो एक और तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। बैरियन वो पार्टिकल होते हैं जिनका न्यूक्लियस के अंदर मौजूद वो पार्टिकल जिनका मास ग्रेटर देन या इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन होता है, उन्हें बैरियन कहते हैं। और मेसोन ऐसे न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल जिनका मास लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक है जी। तो प्रोटॉन के मास के बराबर प्रोटॉन खुद होता है, प्रोटॉन के मास से बड़ा न्यूट्रॉन होता है। तो इनको बनाने के लिए प्रोटॉन को 2 अप 1 डाउन और न्यूट्रॉन को 1 अप 2 डाउन। इस तरह मेसोन का मास ऑफ प्रोटॉन से कम होता है और उनमें इलेक्ट्रॉन आ जाता है और म्यून्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है जी। ये तमाम के तमाम पार्टिकल मिलके दुनिया के तमाम मटेरियल्स प्रोड्यूस करते हैं।